नमस्कार साथियों। मैं आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूँ और आपका स्वागत है। जैसा आप जानते हैं कि एनईपी 2020 के तहत एक पेपर इंट्रोड्यूस हुआ, आइडिया ऑफ भारत, और जिस पे मैं दो वीडियो आपके सामने शेयर कर चुका हूँ। आज उसी कड़ी में उसके एक और पहलू पर हम लोग बात करने के लिए यहाँ पर मैं उपस्थित हुआ हूँ, और वो है द ग्लोरी ऑफ इंडियन लिटरेचर। जो इससे पहले के बच्चे थे, 2022 के पहले जो जिन बच्चों ने बीए किया था, वो पढ़ते थे सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। और उसका थोड़ा सा बदलाव किया गया है कि अब सोर्सेज के जगह पे हमने कहा गया है ग्लोरी ऑफ इंडियन लिटरेचर की बात है। अब ग्लोरी ऑफ एंशिएंट इंडियन लिटरेचर जो है, वो उसमें बेसिकली जो ब्राह्मण टेक्स्ट है और उन सब चीजों की बात होगी। बुद्धिस्ट लिटरेचर है, जैन लिटरेचर है, उस पर हम लोग बात करेंगे। ये मैं जो पहला एपिसोड लेकर आया हूँ, वो बेसिकली हम बात करेंगे जो ब्राह्मण लिटरेचर है, जो रिलीजियस लिटरेचर है, उसमें से ब्राह्मण लिटरेचर है, उस पर हम लोग बात करेंगे, जिसमें कि वेद होंगे, पुराण होंगे, उपनिषद होंगे, वेदांग होंगे, स्मृतियां होंगी, एपिक्स होंगे, उस पर हम लोग बात करेंगे। और उसके एपिसोड 2 में जो मैं आपसे बात करूंगा, वो होगा आपका जैन लिटरेचर और बुद्धिस्ट लिटरेचर। तो साथियों, मैं आपसे ये बात जब मैं कर रहा हूँ, और ये बताना चाहता हूँ कि जब हम इतिहास के बारे में बात करते हैं, तो इतिहास को जानने के लिए निश्चित ही बिना स्रोत के तो कोई चीज संभव ही नहीं। कि हम क्या स्रोत है कि हम एंशियंट हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, क्या वो चीजें थी जिनसे हम आज उस इतिहास को हमको रिविजिट कर सकते हैं, कौन से ऐसे सोर्स थे। तो उनको जानना बहुत जरूरी है, और उसका क्या इम्पोर्टेंस है उसको हमको समझना जरूरी है। तो मैं इस संबंध में जो मेरा प्रेजेंटेशन है, मैं उसको आपको शो करना चाहता हूँ। और इसमें मैं इसको आपको स्लाइड शो कर रहा हूँ। और तो साथियों, यही कहना चाहता हूँ आपसे कि आज का जो टॉपिक है द ग्लोरी ऑफ एंशिएंट इंडियन लिटरेचर, उसमें उसके जो उसमें जो हम बात करेंगे, और उन चीजों के बारे में बात करेंगे कि इतिहास के निर्माण के लिए किस प्रकार से स्रोतों की आवश्यकता होती है, और कौन से वो स्रोत हैं जिनको हमको जानना चाहिए। और मैं आप लोगों से पहले जब बात किया था, तो मैंने आपको कभी बताया है इसके पहले के वीडियो में कि इतिहास को जनरली हम तीन हिस्सों में बांटते हैं। एक है जो प्री हिस्ट्री या प्राक इतिहास, ऐसा इतिहास जिसके बारे में हमको कोई स्क्रिप्ट नहीं मिलती, कोई लिपि नहीं मिलती, या कोई लिखा हुआ लिटरेचर नहीं मिलता। और दूसरा जो हिस्सा है, वो है आद्य इतिहास या प्रोटो हिस्ट्री, जिसमें हमको स्क्रिप्ट तो मिलता है, लेकिन उसके बारे में उसको पढ़ा नहीं जा सकता, उसको डेसिफर नहीं किया जा सकता है। तो ये जो चीज है, और जिसमें हम जिसको प्राक इतिहास कहते हैं या प्री हिस्ट्री कहते हैं, उसमें हम पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, यानी कि पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में बात करते हैं। और उसके बाद जो प्रोटो हिस्ट्री है, जिसमें कि हड़प्पा काल के बारे में हम बात करते हैं। हड़प्पा के समय में जो लिपियां मिली हैं, इनको चित्रात्मक लिपि कहा गया। और उन लिपियों के बारे में को अभी तक अलग अलग विद्वान दावा करते हैं, लेकिन आज तक उनको पढ़ा नहीं जा सका है। तो ऐसे इतिहास को हमने प्रोटो हिस्ट्री के श्रेणी में रखा है। तीसरा, जिसको हम इतिहास कहते हैं, इतिहास काल कहते हैं, तो वो जो समय स्टार्ट होता है भारत में, वो है ऋग्वेदिक पीरियड से। जिसकी सबसे बड़ा जो सोर्स है, जो लिटरेरी सोर्स है, वो ऋग्वेद है। और उसके बाद के जो तीन और वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, तो ये इस प्रकार से हमारे हम भारतीय इतिहास की यदि हम बात करें, तो हम इसको तीन हिस्से में बांट रहे हैं। पहला है प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, और उसके बाद हिस्टोरिकल पीरियड। तो हिस्टोरिकल पीरियड जो हमारे यहाँ शुरू हो रहा है, वो ऋग्वैदिक टाइम से स्टार्ट होता है। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं। और जिसमें मैं कहूंगा कि जो सोर्सेज होती हैं इतिहास को बनाने में, अलग अलग सोर्सेज का बड़ा इंपॉर्टेंस है। चाहे हम लिटरेरी सोर्स की बात करें, आर्कियोलॉजिकल सोर्स की बात करें, या जो हमारे यहाँ जो विदेशी यात्री आए, और उन लोगों ने जो हमारे यहाँ की जो चीज देखा, जो चीज महसूस किया, उसका जो अकाउंट लिखा, उसको लेके जो उन्होंने बातें की हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इतिहास के निर्माण के लिए
अलग-अलग स्रोतों का की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आज जो मैं बात करूँगा आपसे, वो है ग्लोरी ऑफ इंडियन लिटरेचर के बारे में। जो इंडियन लिटरेचर के अंतर्गत जो हमारे ब्राह्मणिकल टेक्स्ट हैं, उनके बारे में बात होगी। और जैसा मैंने अभी ये बातें की कि 3 प्रकार के स्रोत हैं, लिटरेरी सोर्सेज़, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज़ और फॉरेन ट्रैवल अकाउंट। लेकिन हम जो बात करेंगे, वो केवल आज लिटरेरी सोर्स पे और लिटरेरी सोर्स में भी ब्राह्मणिकल टेक्स्ट पे, जिसमें कि रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेज़ होते हैं और सेकुलर सोर्सेज़ हैं। और ये जो 3 साहित्य की बात हो रही है, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, तो आज जो मैं बात कर रहा हूँ, ब्राह्मण साहित्य के ऊपर में। और ब्राह्मण साहित्य की जो शुरुआत है, वो मैंने आपसे कहा कि वैदिक लिटरेचर से प्रारंभ होती है, वैदिक साहित्य से प्रारंभ होती है। और वेदों को 4 वेद हैं, जैसा आप सभी जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इन 4 वेदों में जो सबसे पहला वेद है, वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद को कह सकते हैं कि 10 मंडलों में या 10 चैप्टर्स में उसको बाँटा गया है। उसमें 1028 सूक्त हैं, 10,580 ऋचाएँ या मंत्र हैं। और जो इसका जो 10वां मंडल है, उसमें पुरुष सूक्त में जो वर्ण व्यवस्था के बारे में बात होती है। इसके अलावा ऋग्वेद की 5 अलग-अलग शाखाएँ हैं, जिसमें कि पहला है शाकल, वाशकल, आश्वलायन, शांखायन और मांडक्की। तो ये 5 ऋग्वेद की शाखाएँ भी हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद जो है और ऋग्वेद के बारे में जब मैं बात कर रहा था, तो आपको बता दूँ कि ऋग्वेद वो लगभग कह सकते हैं कि पोएट्री फॉर्म में है और उसमें जो 10,580 मंत्र हैं। लेकिन उसके बाद जो ग्रंथ है यजुर्वेद, और यजुर्वेद जो है थोड़ा-सा ऋग्वेद और सामवेद से डिफरेंट है, क्योंकि ये प्रोज़ फॉर्म में है। और ये कहा जा सकता है कि इसमें जो रिचुअल्स होते थे, जो जो यज्ञ होते थे और उन रिचुअल्स की में जो जिस प्रकार की जो सैक्रिफाइसेस की बात हुई है, इस तरीके से इसमें बात की गई है यजुर्वेद में, जो कि प्रोज़ के फॉर्म में, गद्य के फॉर्म में है। तीसरा है सामवेद। सामवेद जिसके जो शब्द से बना है शमन, यानी कि सॉन्ग जिसको हम कह सकते हैं, और वेद यानी कि नॉलेज। तो ये एक प्रकार से इसको ये माना जाता है कि हमारे भारतीय संगीत का जो प्रारंभ है, वो इस सामवेद से समझ सकते हैं, या संगीत की जननी जो है, के रूप में हम देखते हैं सामवेद। इसके बाद में सबसे अंत में जो वेद जिसकी रचना हुई और वेद था, वो अथर्ववेद थे। तो अथर्ववेद में 731 हाइम्स हैं और 6,000 से अधिक इसके वर्सेस हैं। तो अथर्ववेद जो है इसमें जो बातें की गई, ये चूँकि बाद में आया, तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जो कि सुपरनैचुरल था, जिसमें मैजिक की बात हुई, तंत्र की बात हुई। इसके अलावा इसमें मेडिसिन यानी कि चिकित्सा के बारे में बात की गई है। जादू टोने के बारे में बात है। कुछ अंधविश्वास का भी कुछ हमको दिखाई देता है। लेकिन इसके साथ ही साथ इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जिसमें पहली बार भारत में योग का जो उल्लेख हमको देखते हैं, वो अथर्ववेद में देखते हैं। और अथर्ववेद ही पहला वेद है जिसमें इतिहास की बात भी आई। और इतिहास जैसे हम देखते हैं कि सबसे पहला उल्लेख यदि भारत में कभी किसी टेक्स्ट में मिलता है, तो वो है ऋग्वेद, जिसमें हम इतिहास की बात करते हैं। और 4 वेदों को क्या जैसे ये जो वेद लिखे गए, इनके बारे में ये कहा जाता है कि वेद जो है अपौरुषेय हैं, क्योंकि ये ईश्वर द्वारा रचित हैं। और इसी का जो अंग्रेजी में था, उसी को मैंने हिंदी में किया है और ये आपके समक्ष है, देख पा रहे हैं। और ये चूँकि हिंदी और अंग्रेजी दोनों के छात्र हैं, और मेरी कोशिश है कि मैं आप तक अपनी बात पहुँचा पाऊँ, इसलिए हिंदी और अंग्रेजी में मैंने प्रयास किया है इनकी स्लाइड्स को तैयार करने का। तो ये आप देख पा रहे हैं। अब यदि हम बात करें एक बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा था कि जो वेदों की रचना हुई और वेदों के बारे में हम जब बात करते हैं, तो एंशिएंट जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट हैं या और भी जो टेक्स्ट हैं, ये पहले उसी समय जिस जिस काल में ये घटना हो रही थी या चीज़ें हो रही थी, उस समय इनको लिखा नहीं गया, ट्रांसक्रिप्ट नहीं किया गया। इसका ट्रांसक्रिप्शन जो है बहुत बाद में हुआ।
और निश्चित रूप से तो ये नहीं कहा जा सकता कि इनका ट्रांसक्रिप्शन कब हुआ, लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि उसके जब ये वेदों की का जो समय था उसके बाद की ही इसको ट्रांसक्रिप्ट किया गया। तो सवाल ये पैदा होता है, तो ये इतने लंबे समय तक कैसे हमारी इसमें बनी रही? तो ये था, हम अपनी श्रुति परंपरा में या मौखिक परंपरा के माध्यम से गुरु और शिष्य की उस परंपरा से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ये ट्रांसफर होता है। और देखिए कितनी अद्भुत बात है कि जो जो ऋग्वेदों का संकलन किया गया, तो उसमें कोई भी बहुत सारे विदेशी विद्वान भी कहते हैं कि इसमें कोई डेविएशन नहीं दिखता है। मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, अथर्ववेद, इनको जब हम ट्रांसक्रिप्ट देखते हैं, तो ये अपने आप में एक अद्भुत एहसास है कि हजारों साल के बाद, 1000 साल के बाद यदि इसको ट्रांसक्रिप्ट किया गया, तो क्या वो परंपरा रही कि वो बहुत खूबसूरती के साथ वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती रही। और साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इतिहास लेखन की जो नई परंपरा हम भारत में अब बात कर रहे हैं, दुनिया में इस पे चर्चा हो रही है, वो है ओरल ट्रेडिशन की बात हो रही है। लेकिन भारत तो ओरल ट्रेडिशन का जनक रहा है। तो ये बड़ी बात है कि चूंकि हम पश्चिम की तरफ देखते हैं, हर बात के लिए देखते हैं कि पश्चिम में कब शुरू हुआ। पश्चिम में तो ये 20वीं शताब्दी की बात है, और वो भी 1940 के आसपास की बात, ये पहली बार ओरल ट्रेडिशन को पर फोकस किया गया, उस पर काम करना शुरू किया गया। लेकिन हमारे यहाँ तो ये हजारों साल पहले से काम कर रहे थे। तो हमारे यहाँ ये जो परंपरा है, श्रुति परंपरा, आज लोक साहित्य है, लोक गीत है, लोक नृत्य और लोक गाथा है, ये सारी चीजें हमारी श्रुति परंपरा में चली हैं। ये अलग बात है कि हम 20वीं शताब्दी में आने के बाद इसको ट्रांसक्रिप्शन या एक प्रकार से एक जगह पे हम उसको कंपाइल करने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे रगों में, ये हमारे ब्लड में रहा है, और हमने इसको पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया। और इसी प्रकार से अब मैं बात करूं तो जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट हैं, मैं वेदों की बात कर रहा था, तो हर वेद के अपने उपवेद हैं। जैसे ऋग्वेद का जो उपवेद है आयुर्वेद है, यजुर्वेद का गंधर्ववेद है, सामवेद का धनुर्वेद है, और अथर्ववेद का शिल्पवेद है। और इसके जो ओरिजिनेटर हैं, कि इसके जो जिनको प्रणेता कहे जाते हैं, तो ऋग्वेद के यजुर्वेद के प्रजापति या ब्रह्म है, यजुर्वेद में गंधर्ववेद जो जुड़ा हुआ है तो उसके नारद हैं, धनुर्वेद में विश्वामित्रा है, शिल्पवेद यानी कि विश्वकर्मा है। अभी आप देख पा रहे हैं, जैसे हम बात करते हैं आज दुनिया में जो अल्टरनेटिव मेडिसिन की बात हो रही है, या प्राकृतिक चिकित्सा की बात हो रही है, योग की बात हो रही है, तो आप देखिए कि हमारा आयुर्वेद जो है कितना प्राचीन है। और हम इसके ट्रेसेस हम देख रहे हैं कि ये ऋग्वेद के साथ एसोसिएटेड है, और आयुर्वेद की बात है। आज पूरी दुनिया इसको स्वीकार कर रही है, आयुर्वेद की महत्व को। और आज जब जब हम कोरोना पेंडेमिक के समय दौर से गुजर रहे थे, तो ये बात अद्भुत थी कि आयुर्वेद ने भी उसमें अपना एक रास्ता दिखाया पूरी दुनिया को। तो कह सकते हैं कि आयुर्वेद का संबंध ऋग्वेदिक कालीन इससे लिटरेचर से जुड़ा हुआ है, और उसका महत्व आज हम उसको महसूस कर पा रहे हैं। इसी के अलावा गंधर्व वेद है, जो नारद उसके ये रहे, धनुर्वेद जो धनुर्विद्या विद्या से संबंधित है, शिल्प वेद यानी कि आर्किटेक्चर, जो आर्किटेक्ट के जो के देवता जो हमको कहते हैं कि हम भारत में विश्वकर्मा की जो बात होती है, विश्व के कर्मा, जो शिल्प के देवता है, तो शिल्प वेद की बात, आर्किटेक्चर की बात हम अथर्ववेद से देखते हैं। और इसी प्रकार से आयुर्वेद के बारे में जो मैं बात कर रहा था, आयुर्वेद के 8 अलग अलग उसके भाग हैं। तो जिसमें कि पहला है शल्य, दूसरा है शल्कल्य, काया चिकित्सा, भूत विद्या, और इसमें आप देख पा रहे हैं अगले इसमें भी उसी उसी बात को मैंने की है कि शल्य, शाकल, शालक्य, काय चिकित्सा, भूत विद्या, कुमार भृत्य, अंगद तंत्र, रसायन, वाजीकरण, यानी कि आयुर्वेद की ये 8 भाग हैं जो उसमें हम देख पाते हैं। इसी प्रकार से मैंने बताया सामवेद, जो गंधर्व वेद यानी संगीत कला से जुड़ा हुआ है, धनुर्वेद यानी कि युद्ध कला से, और शिल्प वेद यानी भवन निर्माण कला से। इस तरीके की चीजें हम देख पाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या इसका इंपॉर्टेंस है। मैंने अब जो ग्लोरी का जो अर्थ मैंने लिखा है, उसमें एक है प्रतिष्ठा, दूसरा है महत्व, एक और शब्द आता है महिमा। तो ये ग्लोरी ऑफ इंडियन लिटरेचर है, वास्तव में ये प्राचीन भारतीय साहित्य की महिमा है कि हम तमाम उन चीजों में, हम और साथियों मैं बार बार ये कहता हूँ कि जब हम कहते हैं ना कि हम अपने आप में दावा करते हैं कि हम विश्व गुरु होने हैं, तो ये वो कारण है। इसलिए ये पढ़ना जरूरी है और ये जानना है। इसलिए आइडिया ऑफ भारत जो पेपर हम पढ़ेंगे,
पढ़ रहे हैं, उसमें हम इन चीज़ों को जान पाएँगे कि हम यूँ ही नहीं कह रहे हैं कि हम विश्वगुरु थे और आज भी हम में वो मादा है। तो हमको बस ज़रूरत है उन चीज़ों को रीडिफाइन करने की, रिविज़िट करने की और यही कारण है कि एनईपी के तहत इस पेपर को इंट्रोड्यूस किया गया। और हर एक ब्राह्मण साहित्य क्या अपना एक हर एक वेद के अपने ब्राह्मण टेक्स्ट हैं और ब्राह्मण टेक्स्ट जो हम बात करते हैं एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो उस पे एक टीका के रूप में लिखी गई है और प्रत्येक वेद की अपनी एक के अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं और ब्राह्मण ग्रंथ में कह सकते हैं कि जो जो वेदों का जो साइंटिफिक नॉलेज है जो एस्ट्रोलॉजी है कैसे वेदों जो वैदिक यज्ञ के लिए जो वेदी का निर्माण है, उसका कैसे क्या उसकी माप होगी, क्या उसकी परिधि होगी, किस प्रकार का क्षेत्र होगा, ये तमाम वो चीज़ें, खास करके एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई, ट्रिग्नोमेट्री से जुड़ी हुई, जियोमेट्री से जुड़ी हुई तथा कह सकते हैं साइंटिफिक नॉलेज को डिस्कवर करता है ब्राह्मण साहित्य। और प्रत्येक जैसे ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण। यजुर्वेद के सतपथ ब्राह्मण और वाजस्नेयी ब्राह्मण। इसी प्रकार से सामवेद के 2 ब्राह्मण हैं, पंचविश ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण और अथर्ववेद का केवल 1 ब्राह्मण ग्रंथ है, वो है गोपद ब्राह्मण। अब यदि हम इनके बहुत अंदर जाके देखें, तो क्या मिलता है? तो मैंने अभी आपसे कहा कि ये भी बड़ा आश्चर्यजनक है कि हम ज्योमेट्री की बात कि किस एंगल में वेदी का किस प्रकार का निर्माण होगा, किस प्रकार से क्या माप होगा, किस प्रकार की उसमें मतलब आहुति देनी है तो और इसके अलावा खगोल विज्ञान के बारे में सबसे पहली जानकारी हमको इन्हीं ब्राह्मण टेक्स्ट में मिलती है। तो ये अपने आप में अद्भुत बात है जिसको हम देख सकते हैं। उसी चीज़ को मैंने इसमें बताने का किया है। कोशिश मेरी ये है कि हिंदी माध्यम के भी छात्र और अंग्रेजी माध्यम दोनों के छात्र अपने तरीके से मटेरियल को देख पाएँ, समझ पाएँ। और ये वेदों की ये एक इंटरनेट से लिया गया चित्र है जो यज्ञ का है। इसके अलावा जो ब्राह्मण टेक्स्ट में जो महत्वपूर्ण है, वो है आपका आरण्यक और आरण्यक शब्द से ही आपको पता चलता है कि अरण्य का अर्थ होता है वन या जंगल और ये वो टेक्स्ट हैं जिनको जंगलों में लिखा गया या वनों में बैठ कर लिखा गया और आरण्यक आमतौर पे ब्राह्मण ग्रंथ के अंतिम ग्रंथ होते हैं, अंतिम भाग होते हैं और ये माना जाता है। इसमें साहित्य एक कह सकते हैं देखिए मैं ये कहूँ कि वेदों से चूंकि इनका संबंध है, तमाम चाहे हम ब्राह्मण ग्रंथ कहें, चाहे वेद कहें, चाहे उपनिषद कहें, चाहे आरण्यक कहें, ये तमाम चीज़ों का संबंध इन 4 वेदों से है और उसी की अलग-अलग प्रकार की व्याख्या हम इन ग्रंथों में देख पाते हैं। और ये फिर से मैंने इसको अलग स्लाइड में दिखाने का प्रयास किया है। इसको आप देख सकते हैं बेहतर और जैसा कि ऋग्वेद के 2 हैं ऐतरेय और कौशिकी आरण्यक, यजुर्वेद के बृहदारण्यक, मैत्रायणी और तैत्तिरीय, सामवेद के जैमिनी और तलवकार और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि अथर्ववेद का कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। उसी चीज़ को मैंने फिर से इस स्लाइड में दिखाने का किया है। और इसके बाद मैं जो बात करूँगा, वो है उपनिषद। और उपनिषद जो है इनको वेदांत भी कहा जाता है, यानी कि वेदों का अंत। और ऐसा माना जाता है कि गुरु के समीप बैठ के जो शिक्षा प्राप्त की जाती थी, तो उपनिषद ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो उप और निषद, तो इस प्रकार से ये हम देख पाते हैं कि और उपनिषद जो है वेदों का यदि हम वेदों का यदि हम किस प्रकार की व्याख्या समझे तो ये कहें कि ये दार्शनिक पक्ष को दिखाता है, आध्यात्मिक पक्ष को दिखाता है। यदि ऋग्वेद के दूसरे पहलुओं को चाहे साइंटिफिक पहलुओं को ब्राह्मण ग्रंथ बता रहे हैं, आरण्यक दूसरे पहलू को बता रहे हैं, तो हम यदि उपनिषद की बात करें तो ये दार्शनिक पक्ष को उजागर करते हैं और दार्शनिक बात करते हैं।
अब उपनिषदों की बात जो है, उपनिषद का अर्थ मैंने आपको बताया कि उप और नी से बना हुआ है। उप का मतलब है निकट, और नी यानी कि समग्रता, यानी कि गुरु के समीप बैठना, गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, समग्र ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसको उपनिषद के रूप में कहा गया है। और उपनिषदों की जो डिवीजन है, वो आप देख सकते हैं कि ऋग्वेद के 10 उपनिषद हैं, शुक्ल यजुर्वेद के 19 हैं, कृष्ण यजुर्वेद के 32 हैं, सामवेद के 16 हैं, और अथर्ववेद के 31 उपनिषद हैं। तो इस तरीके से कुल 108 उपनिषद हैं। लेकिन वर्तमान में इतने उपनिषद उपलब्ध नहीं है। मात्र 13 उपनिषद हैं जो उपलब्ध हैं। लेकिन कुल वेदों के ये अलग अलग, सबसे ज्यादा जो उपनिषद हैं वो यजुर्वेद से जुड़े हुए हैं। तो आप देख सकते हैं, इसको इसको समझ सकते हैं। उपनिषद, इसको फिर मैंने अलग अलग, अभी जो वर्तमान में जो 13 उपनिषद है उनको मैंने बताया कि किस प्रकार से वो है। तो ऋग्वेद के जो ऐतरेय उपनिषद और कौशतकी उपनिषद का संबंध ऋग्वेद से है। फिर यजुर्वेद के जो शुक्ल यजुर्वेद से बृहदारण्यक उपनिषद और ईशोपनिषद और ईशावास्य उपनिषद, और ये सारे जो उपनिषद हैं उसमें अलग अलग बातें की गई हैं, अलग अलग तरीके से की। जैसे गांधी ईशावास्य उपनिषद से बहुत प्रभावित थे, और इसी प्रकार से उसमें अलग अलग मतलब कह सकते हैं पूरे भारतीय दर्शन का यदि हम सार कहें तो ये उपनिषद है। और मैं कहूँ कि षड दर्शन निकला, और हमारे यहाँ बाद में अद्वैत और द्वैत की बात हुई। और 19वीं शताब्दी में दयानंद सरस्वती जब बात कर रहे हैं, या और जो विवेकानंद जब बात करते हैं, अरविंदो घोष जो बात कर रहे होते हैं, तो इन्हीं उपनिषदों की बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि कोई भी, न केवल भारत का, दुनिया के भी लोग उपनिषदों की महिमा को स्वीकार करते हैं। उसमें जो जो विषय, जिन दर्शन के बारे में बात की गई है, उसके लिए पूरा दुनिया के जो विद्वान हैं नतमस्तक हैं, और ये कह सकते हैं। और एक प्रकार से कहें कि जो उपनिषद हैं वो वेदों का क्रिटिकल एनालिसिस भी करते हैं। कई जगहों पे वेदों में जो हम यज्ञ की बात करते हैं, यज्ञ की महिमा की बात करते हैं, उसकी भी आलोचना आपको उपनिषद में देखने को मिलती है। तो इस तरीके से ये उपनिषद के अलग अलग प्रकार हैं, जो मैंने शेयर किया है इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं। ये थोड़ा सा ब्लर है जो मैंने आपके सामने हिंदी में रखा है, लेकिन समझने लायक है, आप समझ सकते हैं। जो बात मैंने अभी कही कि जो दर्शन की बात है, भारतीय दर्शन की बात है, वो इसमें उल्लिखित है। और उपनिषद इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है हमारे एंशियंट टेक्स्ट में, जिस प्रकार से वेदों का इम्पोर्टेंस है, और उसके बाद फिर हम देखते हैं तो उपनिषदों की बात जो आती है वो है। इसके अलावा हमारे जो वैदिक लिटरेचर के अंतर्गत, या कह सकते हैं ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत जो ग्रंथ आते हैं वो कहलाते हैं वेदांग। और वेदांग 6 हैं, इनको लिम्स ऑफ वेदास कहा गया है, मतलब वेदों के अंग के रूप में हम देखते हैं। और जिसमें कि शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है। ये 6 प्रकार से वेदांग है जिनके बारे में मैं अभी बात करूंगा। और जिसमें शिक्षा, छंद, व्याकरण, बेसिकली शिक्षा का जो संबंध है वो आपके जो यज्ञ, जो वेदों में जो जो छंद दिए हुए हैं, जो मंत्र दिए हुए हैं, उनके उच्चारण संबंध, प्रोनाउंसिएशन से कैसे उसको उच्चारण, प्रॉपर उच्चारण किया जाएगा। क्योंकि वेदों के जो मंत्र है, यदि उसको प्रॉपर प्रोनाउंस नहीं किया जाए तो हो सकता है कि यज्ञ कि वो लाभ ना मिले। तो शिक्षा में उन चीजों के बारे में बात की गई है। इसी प्रकार से छंद है, मैं इसको आगे के स्लाइड में बढ़ता हूँ तो आपको बताता हूँ। ये निरुक्त, कल्प और ज्योतिष, मैं इसके बारे में बात करूंगा। और इसी प्रकार से इसको मैं हिंदी में भी लेकर आऊं, क्योंकि अ, ये जो आप देख पा रहे हैं कि वेदों को उत्तर वैदिक काल में इसकी रचना हुई ऐसा माना जाता है। और ज्ञान और रहस्य जो वेदों का जो ज्ञान है उसको, रहस्य को सरल रूप प्रदान करता है। बेसिकली इसको समझने के लिए वेदांग की आवश्यकता हमको पड़ती है। और इसमें जो महत्वपूर्ण चीज है शिक्षा के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्रोनाउंसिएशन से है और उसके उच्चारण को लेके है। और
कल्प जो है, जो वैदिक कर्मकांड को हम संपन्न करने के लिए जो नियम है, वो उन चीजों को हम फॉलो करते हैं कल्प में। कल्प में ये बताता है कि कैसे आपको क्या कर्मकांड होंगे, क्या रिचुअल्स होंगे, कैसे करना है, उस पर बात होती है। फिर व्याकरण की बात आती है, जो ग्रामर की बात आती है ना। उस व्याकरण के अंतर्गत हमको संधि, समास, तमाम जो उपसर्ग, प्रत्यय, धातुओं की रचना, तमाम उन चीजों के बारे में बात व्याकरण के अंतर्गत आती है। और पाणिनि का अष्टाध्यायी जो है प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है। तो इस प्रकार से जो वेदों को समझने के लिए, देखिए जितना भी पूरा हम सारे टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, सिर्फ 4 वेदों से जुड़ा हुआ ब्राह्मण ग्रंथ है, उन्हीं 4 ग्रंथ वेदों से जुड़ा हुआ आपका आरण्यक है, उन्हीं 4 से जुड़ा हुआ सारे उपनिषद है, और उसके बाद फिर वेदांग की बात आ रही है। और वेदांग जो है, वेदांग को यदि हम नहीं समझ पाएंगे, तो जब तब तक हम वेदों का कि में जो छिपा हुआ अर्थ है उसको हम समझना बहुत कठिन होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हम शिक्षा, कल्प, व्याकरण, इन सब चीजों का पहले हमको अध्ययन करना होगा, इनको समझना होगा, तभी जाके हम वेदों को समझ सकते हैं। इसी प्रकार से व्याकरण के बाद यदि हम बात करें निरुक्त, कि शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, शब्द कैसे निकले, ये एक बड़ी व्याख्या है जिसकी अ, यास्क मुनि जो थे, उन्होंने इसकी निघंटु की रचना की, और एक प्रकार से कह सकते हैं लिंग्विस्टिक भाषा शास्त्र की जो पहली किताब है वो निघंटु है, जो कि यास्क मुनि ने की थी। इसके बाद छंद की बात करें तो वैदिक साहित्य में मुख्य रूप से गायत्री, त्रिष्टुप, जगती, ये सब इन आदि अलग अलग प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। और छंद शास्त्र के प्रसिद्ध जो व्यक्ति थे वो थे पिंगल मुनि थे। तो ये छंद के बारे में हम पिंगल मुनि के छंद शास्त्र से हम जान सकते हैं। इसके बाद आता है ज्योतिष, जो कि खगोल विज्ञान से है, खगोल विद्या से है। तो हमारे यहाँ ज्योतिष का क्या नॉलेज, और ये माना जाता है कि अरब जब आए तो उन लोगों ने हमारे यहाँ का ज्योतिष शास्त्र सीख के पूरी दुनिया को एक प्रकार से किया जानकारी दी। तो इसमें जिसमें कि ज्योतिष शास्त्र का विकास हम लगध मुनि थे, और उन्होंने इसको एक प्रकार से डेवलप किया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो वेदांग है उनका अपना एक अलग महत्व है। इसके बाद दो हमारे एपिक हैं, रामायण और महाभारत, जिनको कि महाकाव्य की संख्या दी गई है। और दो चीजें हैं, रामायण और महाभारत को लेके हमेशा से इतिहासकारों में मतभेद रहा है, आज भी है। और वर्तमान ये एक प्रकार से उनके बीच में वाद विवाद और तर्क का विषय रहा है कि क्या रामायण और महाभारत वास्तव में इतिहास के हिस्सा हैं या एक मिथक है। तो इसको लेके अभी भी सोच जारी है, लोग काम कर रहे हैं। और इस पे कुछ भी कहना एक हल्की टिप्पणी होगी, मैं और ना मेरा इतना अधिकार है कि मैं इस पर बात कह सकूं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि उसके बारे में इतने टेक्स्ट अलग अलग जगहों पे इसका मेंशन किया गया है, तो कहीं ना कहीं इसका इतिहास से संबंध है। हाँ, महत्वपूर्ण ये है कि इसका जो समय काल होगा, जो काल क्रम है, वो कहाँ स्थापित होगा, ये एक बड़ा प्रश्न है, और इस पर काम हो रहा है। तो मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हम इसको बहुत क्लियरली इस पर बात कर पाएंगे कि रामायण और महाभारत को इतिहास के किस हिस्से में, किस काल में स्थापित किया गया या हो सकता है, क्योंकि अभी भी इस पर काम चल रहा है। जैसा हम जानते हैं कि भारत में रामायण, मुझे लगता है कि तमाम, चाहे वो किसी धर्म के लोग हों, लेकिन रामायण और उसके कैरेक्टर, राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम और उसकी जो चीजें हैं, और हमारे यहाँ रामायणों की महिमा आप समझिए कि ये तुलसी रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, और सबसे प्राचीनतम का जो दावा करते हैं वो है तमिल में कम्बन रामायण। तो इस प्रकार से रामायण भी अलग अलग भाषाओं में अलग अलग लोगों के द्वारा, इसके अलावा बंगाल में भी एक अलग रामायण चलता है। तो इस तरीके से रामायण को लेके पूरे भारत में एक, और यही बात है जो, जब हम आइडिया ऑफ भारत की बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि भारत को कोई एक फोर्स है जो बाइंड करता है। उसमें उसमें राम जो है, उनकी भी एक बड़ी भूमिका है। इसी प्रकार से रामायण जो है एक एपिक है, जिसमें कि आज ही वर्तमान में 24,000 उसमें उसके श्लोक हैं। पहले 6,000 थे, फिर बाद में 12,000 हुए, और इस तरीके से। और इसके जो प्रमुख पहले जो इसके लेखक रहे या
उसको रचयिता रहे वाल्मीकि के बारे में, तो वाल्मीकि रामायण है। और मैंने आपको बताया कि तमिल में जो रामायण है उसको कंबन रामायण कहा जाता है। और महाभारत के बारे में यदि हम बात करें तो महाभारत को पहले कहा गया कि जय संहिता, जिसमें 24,000 मंत्र थे। उसके बाद फिर भारत कहा गया। और उसके बाद जब हम उसमें 1 लाख स्रोत 1 लाख मंत्र हो गए, श्लोक हो गए, तो इसको सत सहस्त्र संहिता कहा गया। तो इस प्रकार से महाभारत और दो कैरेक्टर राम और कृष्ण, जो राम का संबंध है और जो कृष्ण का संबंध है, मुझे लगता है कि भारत की मिट्टी से एक गहरा संबंध है। हमारी सांस्कृतिक जो विरासत है, जो कल्चरल जो हेरिटेज है, उसको जोड़ने वाला जो बाइंडिंग फोर्स है, वो राम और कृष्ण है। और हम देखेंगे पूरे इतिहास में कि हमारे यहाँ अलवार संत हुए, नयनार संत हुए, तो विष्णु और शिव को लेके हमारे यहाँ बात होती है। इसी प्रकार से राम और कृष्ण को लेकर बात होती है। पूरा एक स्कूल है जो भक्ति संतों का, जो जो राम की भक्ति और कृष्ण की भक्ति को लेकर चलता है। चैतन्य महाप्रभु जो है कृष्ण की महिमा को लेकर है, रामानंद जो है राम को लेकर है। तो ये पूरा जो हमारा सांस्कृतिक एक प्रकार से जो एक जुड़ाव है, ये दो एपिक हैं। महत्व इसका नहीं है कि ये इतिहास में घटित हुए या नहीं हुए, महत्व इसका है कि ये हमारे हमारे चेतना के हिस्सा है। कई बार ऐसा होता है, देखिए, आज चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाहे पुष्यमित्र शुंग हो, चाहे समुद्रगुप्त हो, वो हमारी चेतना के हिस्सा नहीं है। इसको हम टेक्स्ट में पढ़ते हैं। और मुझे लगता है कि भारत में रहने वाला व्यक्ति, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का, किसी इसका हो, वो राम और कृष्ण से अलग नहीं। तो सवाल ये है कि जो इतिहास लेखन हुआ उसमें हमने जो 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 चीजें डाली, मैं कभी हिस्टोरियोग्राफी पे बात करूंगा साथियों, तो जो हमने चीजें वो जो चीजें की, वो हमने वो पश्चिम के अनुकरण करते हुए इतिहास लेखन का जो काम हुआ, और उसके पैमाने पे जब हमने बात की तो हमने कहा कि रामायण और महाभारत जो है इतिहास का हिस्सा नहीं। लेकिन कैसे इतिहास का हिस्सा नहीं? वो हमारी चेतना में है, हमारे अंतर इसमें है, अंतर स्थल में। मुझे लगता है कि जब हम बचपन में छोटे होते हैं और हम अपने घरों में देखते हैं, अपने जब हमारा चाइल्डहुड होता है, तो हम देखते हैं कि वो हमारे संस्कारों में आ जाता है। और उसको लेके जो हमारे अंदर जो भक्ति भाव होता है, मैं ये भी नहीं कहता कि क्या सही और क्या गलत है, हम उसकी कथा पे भी ना जाएं, लेकिन ये हमारी चेतना का हिस्सा है। और यही बात, और चेतना में क्या चीज होती है, आप ये समझिए कि आज भी हमारी जो लोकगीत है, जो लोकगीतों में जो बातें आती हैं, तो वो क्या है, वो हमारी चेतना में, हमारे अंतर्मन में। यही बात है कि जो वैदिक टेक्स्ट हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हुए हैं। तो इस तरीके से मैं कहूं कि रामायण और महाभारत इतिहास में के हिस्सा है या नहीं है, मैं इस डिबेट पे नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि हर भारतीय की चेतना का में ये विद्यमान है, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, और सबके अपने अपने राम है, सबके अपने अपने कृष्ण है। और इसके बाद जो सबसे अंत में जो बात करते हैं, धर्मसूत्रों की बात होती है, स्मृति साहित्य की बात होती है। तो स्मृति साहित्य में बहुत सारे साहित्य लिखे गए। और बेसिकली ये जो स्मृति साहित्य है, इसका जो संबंध है, जो इसका जो गहरा संबंध है साथियों, वो है हमारे समाज में जो सिविल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा। जैसे इसमें मनुस्मृति की बात आती है, तो मनुस्मृति के बारे में भी बहुत सारे भ्रम है। मनुस्मृति जो मूल मनुस्मृति है वो बहुत छोटी है। उसके बाद में कई छेपक जोड़े गए, और उसको जोड़ने के बाद आज उसके 14 प्रकार के अलग अलग मनुस्मृतियां पाई जाती हैं। अब ये बड़ा कठिन है कि पहला कौन सा है, मूल कौन सा है। और उसके साथ हम एक ही दो चीजों को लेके उसकी उसकी बात होती है मनुस्मृति को लेके, इसमें जाति को लेके और तमाम उन चीजों को लेके। लेकिन यदि हम पूरे उस कॉन्टेक्स्ट को पढ़ें, मनुस्मृति को पढ़ें, और ये पहली किताब थी जिसको कि जो ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियंस ने, प्राच्यवादी इतिहासकारों ने इसको अनुवाद किया। और इस द कोड ऑफ जेंटू लॉज, और इस किताब ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। जब इसका अनुवाद हुआ तो पूरी दुनिया में तहलका मच गया। यूरोप में तो मतलब क्रांति लगा कि क्या ऐसा चीज मिल गया। और मनुस्मृति वो ग्रंथ है जो ये बताती है कि समाज का कोड ऑफ कंडक्ट, समाज कैसे रेगुलेट होगा, राजा के क्या कर्तव्य होंगे, प्रजा का क्या कर्तव्य होगा, राजा के क्या अधिकार हैं, प्रजा के क्या अधिकार हैं,
किसके क्या संपत्ति का अधिकार क्या होगा, स्त्री का स्त्री धन क्या होगा, ये तमाम वो चीजें हैं। अब ये सवाल ये है कि टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट की बात है। आज यदि हम उस कॉन्टेक्स्ट उस टेक्स्ट की बात आज के हिसाब से बात करें, आज जब हम इक्वालिटी, फ्रीडम और फ्रेटर्निटी की बात होती है और इक्वल राइट्स की बात होती है, तो उस पैमाने पे बात करेंगे तो शायद वो इरेलेवेंट। लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे उस समाज की, उस समय की, क्योंकि क्या होता है कि किसी भी टेक्स्ट को पढ़ने का वो कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा कि क्या उस कॉन्टेक्स्ट में वो सही है। तो आपको लगेगा कि उस समाज में जो जैसा जिसे चीजें थी उसके हिसाब से वो किताब रही होगी। तो मनुस्मृति हो, चाहे याज्ञवल्क्य स्मृति हो, नारद स्मृति है, पराशर, बृहस्पति, कात्यायन, ऐसे बहुत सारी अलग अलग स्मृतियां हैं जिसके अलग अलग कालक्रम है, जिसको मैंने इस स्लाइड में शेयर किया है। तो साथियों, इसके बाद जो अंत में मैं जो अंतिम बात करूंगा वो है पुराण। और पुराणों के बारे में ये कहूँ कि 18 पुराण हैं। और पुराण के बारे में जो मूल पुराण है 18 पुराण, लेकिन बाद में इसके अलावा और भी पुराणों की बात की गई है। और इसमें पुराणों में क्या विषय है उनके बारे में यदि मैं बात करूं, तो इसमें सर्ग यानी कि इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स की यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसी हुई, उस पर बात की जाती है। प्रतिसर्ग यानी कि इन एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स की बात होती है। फिर वंश यानी रेकरिंग ऑफ टाइम, यानी अलग अलग कुछ ऐसे भी हमारे पुराण मिले हैं जिनमें कि अलग अलग चंद्रगुप्त मौर्य वंश के बारे में हो, नंद वंश के बारे में हो, सातवाहन वंश हो, गुप्त वंश के बारे में, तो उनकी मनवंतर जिनोलॉजिकल लिस्ट ऑफ किंग्स एंड सेजेस के बारे में बात की गई है। इसी प्रकार वंशानुचरित जिसके बारे में लाइफ स्टोरीज है और उनकी बात है। वायु पुराण में जैसा कि अबाउट ज्योग्राफी ऑफ इंडियन कल्चर एंड अबाउट प्रोमिनेंट इंडियन डायनेस्टीज के बारे में, नंद, मौर्य, सुंग, सातवाहन और गुप्तों के बारे में बात की गई है। और फिर है श्रीमद् भागवत पुराण जो ग्रेटेस्ट पुराण है और उनकी भक्ति कल्ट के ऊपर है। वायु और विष्णु पुराण में भी इसमें मेंशन किया गया है। सॉरी। तो ये आप देख पाते हैं कि पुराणों का जो अलग अलग पहले 18 जो पुराण हैं उनकी लिस्ट है जिसमें अग्नि, कुर्म, गरुड़, नारद, पद्म, ब्रह्मांड, ब्रह्मवर्त, भविष्य, भागवत, ये सारे पुराण, मत्स्य, मार्कंड, लिंग, वराह, ब्रह्म, ये सारे अलग अलग पुराण हैं। और पुराणों में मैंने आपको बताया कि चूंकि पुराण में बहुत सारे विषय हैं, उनमें से जो इतिहास से जुड़ा हुआ है, तो इतिहास से वायु पुराण है, विष्णु पुराण है, मत्स्य पुराण है। ये वैसे पुराण है जिनका ऐतिहासिक संबंध है और इतिहास और बहुत सारे वंशों की बात, चाहे नंद वंश हो, फिर बाद में मौर्यों की बात हो, या सातवाहनों की बात हो, गुप्तों की बात हो, तो उन वंशों को, या कर्ण वंश हो, इनको स्थापित कर, या शिशुनाग वंश हो, इन सारे वंश वंश के वंशावली को एक ऐतिहासिक कालक्रम के हिसाब से व्यवस्थित करने में बड़ा योगदान आपका पुराणों का है। तो पुराणों का महत्व अपने आप में है। तो और लेकिन पुराणों लिटरेचर के साथ कुछ समस्याएं भी हैं, जिसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो उसकी लिमिटेशंस हैं, जो समय के बारे में बात की गई है, या कुछ ऐसी बातें जो है सुपर बातें की गई हैं, तो वो उसके कुछ कॉन्टेक्स्ट हैं जिसपे हम और आप सहमत या असहमत हो सकते हैं। लेकिन फिर भी पुराण जो है प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने के लिए, जानने के लिए एक अद्भुत ग्रंथ है। और इस प्रकार से, जिसमें मैंने कहा कि इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स की, यूनिवर्स यानी कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति की, उस पे बात की गई है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमको सिखाती हैं और समझाती हैं। और इसी प्रकार से पौराणिक लिटरेचर है वो भगवान राम के जो अयोध्या और उसके उसके बारे में जो एक्सप्लोरेशन हुआ है, जिसके बारे में जानकारी मिलती है, तो और कृष्ण के बारे में, तो ये सारी चीजें भी हम पुराणों से ट्रेस कर सकते हैं उनके टाइम पीरियड को, और उस पर काम चल रहा है। तो साथियों, मैं आज जो बात किया आपसे, अ, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो पहला एपिसोड है वो ब्राह्मण साहित्य के इर्द गिर्द है। और अगला जो एपिसोड मैं आपके सामने लेके आऊंगा वो है बुद्धिस्ट लिटरेचर पे। और कुछ चीजें हैं जिस पे हमको और बात करनी होगी कि वेदों के विषय क्या थे, वेदों में और क्या चीजें हैं, तो इसको लेकर हम अलग से बात करेंगे। चूंकि आज मैंने सिर्फ एक प्रकार से ओवरव्यू दिया है एंशियंट इंडियन लिटरेचर का, और मैं जल्द ही आपसे मिलूंगा जैन और बुद्धिस्ट लिटरेचर के साथ। और जो चीजें छूट गई हैं आज इस वीडियो में, उनको मैं जरूर कवर करने की कोशिश करूंगा अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।